So hello everyone. Today's class is on the topic of GTN, that is gestational trophoblastic neoplasia. You will find the term also GTD, that is gestational trophoblastic disease. Under the GTD there are 6 different entities: benign and malignant. Two entities are benign: hydatiform mole, that is complete और पार्शियल. तो ये जो एंटिटीज हैं दीज आर बिनाइन एंटिटीज और ये जीटीडी के अंदर ही आएंगी. बट जो मैलिग्नेंट होंगी उन्हें हम जीटीएन बोलते हैं पर्टिकुलरली, लाइक इन्वेजिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा. ठीक है, तो वो मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा. बिनाइन में सिर्फ एच मोल ही है, आइदर कंप्लीट और पार्शियल. ठीक है. So now what is the meaning of gestational trophoblastic neoplasia? Gestational, related with pregnancy, during the gestational period. Trophoblastic, arising from the layer that give rise to placenta and chorionic villi, that is trophoblastic layer. ठीक है. तो this is the basic meaning, that during the pregnancy ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का नियोप्लेजिया. सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन? पहले जैसे कि स्पर्म. इंसिडेंस वी कैन से दैट 1 in every 1000 gestation, 1 in 1000 gestation there can be GTD, right? So sperm ovum fertilization leads to the zygote formation, that is 4 cell stage, then morula 16 cell stage, then blastocyst. इसमें cyst word लगा हुआ है, दैट मीन्स ये पूरा सेल का मास है. ब्लास्टोसिस्ट में देयर इज सिस्टिक कैविटी एज वेल, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड ऑन द यूट्राइन वॉल. ब्लास्टोसिस्ट, और जो इसकी जो लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट इज द लेयर विच हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन. इसी लेयर से कोरियोनिक विलाई बनते हैं जो अटैच होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, और यहाँ से जो आपका एम्ब्रियो है उसे ब्लड सप्लाई मिलती है, न्यूट्रिशन एंड ब्लड सप्लाई. तो ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, इसकी जो आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट. And this syncytial trophoblast outer layer secretes the HCG. ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी HCG बढ़ता है और ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज में भी HCG बढ़ता है. ठीक है, एंड HCG हम इसे एज अ ट्यूमर मार्कर हम यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडा. नहीं, ऐसे कोई प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन नहीं है. प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, कि प्रेगनेंसी 1000 में से 1 प्रेगनेंसी में ये हो सकता है. ठीक है. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, क्योंकि यूजुअली जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया है वो एक मोलर प्रेगनेंसी को फॉलो करता है. अब प्रेगनेंसी 2 टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक हो सकती है मोलर प्रेगनेंसी.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर प्रेगनेंसी? नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीटस बनता है, राइट? नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीटस बनता है, मोलर प्रेगनेंसी में एक मास बनता है। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है एक मास, इसमें कोई फीटस नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ मोलर प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को मोलर प्रेगनेंसी हुई है, उसको हमने इवैक्यूएट कर दिया है, देन द पेशेंट हैज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग GTN। यस, ऑब्वियसली, यूजुअली अबॉर्शंस के बाद देयर इज अ रिस्क ऑफ GTN, और वो भी मोलर प्रेगनेंसी हुई हो। आपने किसी को मोलर प्रेगनेंसी हुई, बेबी तो है नहीं अलाइव, सॉरी, उसको हाइडेटिफॉर्म मोल है, तो आप क्या करोगे? DNC करोगे, इवैक्यूएट कर दोगे। तो इवैक्यूएट कर दिया आपने, दैट्स अ बिनाइन कंडीशन, आपको कुछ नहीं करना है, 6 मंथ तक फॉलोअप पे रखना है। अगर 6 मंथ में उसका बीटा HCG सब नॉर्मल हो जाता है, दैट्स वेल एंड गुड। बट इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स, अगर उसको कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल है या पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल है, ये आपको हिस्टोपैथोलॉजी पे पता लग जाएगा, उसकी कैरियोटाइपिंग करवाओगे पता लग जाएगा। तो कंप्लीट वालों में से 20% पेशेंट्स को और पार्शियल वाले 5% पेशेंट्स को GTN डेवलप हो जाता है। GTN डेवलप होने के बाद आपको उसको कीमोथेरेपी पे लेना पड़ता है पेशेंट्स को। यूजुअली इन पेशेंट्स को आप कीमो नहीं देते और इन पेशेंट्स को आप कीमो देते हो, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है मुझे कीमो किसको देनी है, किसको नहीं देनी। तो स्टार्टिंग में अगर कोई पेशेंट मोलर प्रेगनेंसी का है, तो हर मोलर प्रेगनेंसी को तो आप कीमो नहीं दोगे ना, हर मोलर प्रेगनेंसी का DNC होगा, इवैक्यूएशन होगा, इधर हिस्टेक्टमी होगी, कुछ होगा। उसके बाद आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली आपको पता लगेगा इट्स ए कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल। दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको 6 महीने तक फॉलोअप करना है। 6 महीने में अगर उसका बीटा HCG ठीक हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में कोई मास नहीं है, देन वेल एंड गुड, ठीक है। पेशेंट कैन प्लान फर्दर प्रेगनेंसी, बट फर्दर प्रेगनेंसी में भी देयर इज हाई रिस्क कि उसे मोलर प्रेगनेंसी फिर से हो सकती है। इफ द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, देन पेशेंट कैन हैव अगेन मोलर प्रेगनेंसी फॉलोड बाय GTN, तो उसे हाई रिस्क हो जाता है, ठीक है। और ये होने के बाद अगर 6 महीने बाद वो नॉर्मल है, तो हमें कोई कीमो नहीं देनी। अगर 6 महीने में उसका बीटा HCG स्टिल परसिस्ट कर रहा है या बढ़ रहा है, पेशेंट डेवलप्ड GTN, देन यू नीड टू गिव द कीमोथेरेपी, ठीक है। 5% वाले में भी? हाँ, 5% केसेस हैं, केसेस। तो मतलब मोलर प्रेगनेंसी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग GTN, ठीक है। एवरी मोलर प्रेगनेंसी इज नॉट GTN। मोलर अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो जाती है ना? हाँ, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो जाती है। एवरी मोलर प्रेगनेंसी इज GTD, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, इट्स नॉट GTN। यू ट्रीट GTN, नॉट GTD। GTD इज ए बिनाइन कंडीशन, ठीक है। तो एक तो ये मोलर प्रेगनेंसी हो गई। फिर उसके बाद बारी आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइडेटिफॉर्म। हम बात कर रहे हैं H मोल की, हाइडेटिफॉर्म मोल की। मोल मैंने बता दिया मास होता है, हाइडेटिफॉर्म कैसा मास होता है? फ्लूइड फिल्ड सिस्ट को, हाइड्रेटेड लाइक सिस्ट को हम हाइडेटिफॉर्म मोल बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो होती नहीं है, ऐसे सिस्ट दिखते हैं, बस खत्म, पूरा यूट्रस भरा हुआ है। कंप्लीट मोल में ऐसी पिक्चर दिखती है अल्ट्रासाउंड में। हाइडेटिफॉर्म मोल इज अ टाइप ऑफ मोलर प्रेगनेंसी? यस, मतलब इट कम्स इन दैट कैटेगरी? हाँ, तो हाइडेटिफॉर्म मोल ही तो 2 टाइप का होगा ना, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल, पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोलर प्रेगनेंसी। यस, मोलर प्रेगनेंसी किस टाइप की? हाइडेटिफॉर्म मोल। एंड मोल में भी कंप्लीट है कि पार्शियल है? अगर कंप्लीट है तो बेबी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंप्लीट मोल है, वो सिर्फ कंप्लीट मास है एक। पार्शियल होगा तो पार्शियल में बेबी भी होगा और मास भी होगा,
ही पढ़ा लेकिन प्रोपोसिस एक्सप्लेन करता है ये। हाँ, अगर कंप्लीट होगा तो ज्यादा चांसेस हैं जीटीएन के, पार्शियल है तो कम चांसेस हैं जीटीएन के। हाइड्रेटेड फॉर्म के अलावा भी होती है क्या प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी? यही होती है मोस्टली। अब जो जीटीडी है उसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो मैं वैसे बता चुका हूं, बट हम थोड़ा सा अभी डिटेल में एक बार देख लेते हैं। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन में दो कंडीशंस हैं, कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल, पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल। ये दोनों हाइडेटिफॉर्म मोल हैं, एक कंप्लीट है एक पार्शियल है, ठीक है। मैलिग्नेंट के अंदर आपकी एक कंडीशन आती है इन्वेजिव मोल। सेम है, मोल है बट इन्वेजिव है। ये मायोमेट्री आपकी जो किसी भी मतलब फीमेल की जो प्रेगनेंसी होती है वो एंडोमेट्रियम में होती है, ठीक है। अगर मायोमेट्रियल का इन्वेजन ही कर दे डिजीज तो उसे बोलते हैं इन्वेजिव, ठीक है। इसके अलावा एक हो सकता है कोरियोकार्सिनोमा, जो मेटास्टैटिक डिजीज होती है। इन्वेजिव मोल में अभी कोई मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। कोरियोकार्सिनोमा कैन हैव मेटास्टेसिस आल्सो, ठीक है। उसके अलावा ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स आते हैं। ट्यूमर्स इसमें दो टाइप के हैं, एक है एपिथेलियोइड, जैसे आपने कई जगह एपिथेलियोइड सेल्स दिखती हैं, इस टाइप में एपिथेलियोइड ट्यूमर। एंड प्लेसेंटल साइट, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, ये बहुत रेयर है, इनका कोई ज़्यादा स्टडी का वो नहीं है। बस इसके बारे में मैं एक दो बातें अभी बता देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को हम नहीं डिटेल में जाएंगे बिल्कुल भी। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स होते हैं, इनमें बीटा एससीजी जो होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, कम ही होता है, बहुत ज़्यादा रेज नहीं होता। और दूसरा, ये रेजिस्टेंट होते हैं कीमो से, कीमो रेजिस्टेंट, ठीक है। बस ये बात थी इसमें। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 एंटिटीज कम्स अंडर जीटीडी। तो इन केसेस में फिर हम वो नहीं देते, कीमोथेरेपी नहीं देते, कीमो रेजिस्टेंट होते हैं? नहीं देते हैं बट उतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते। हो सकता है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़े, ठीक है। दोनों ही ऐसे लग रहे हैं मेरे को। मंगा लेना। तो एच मोल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट और पार्शियल को। कंप्लीट एंड पार्शियल, ये तो मेरे को और भी कम चलता हुआ लग रहा है। सो जो कंप्लीट मोल है, इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब पहले मैं इसका वो बता देता हूँ, जैसे 46xx और 46xy होता है, जबकि पार्शियल में 69 आपका xx या xxy इस टाइप में हो सकता है। अब जो कंप्लीट होगा ना, इसका मतलब नो मैटरनल जेनेटिक मटेरियल, नो मैटरनल डीएनए। कंप्लीट है सिर्फ पैटर्नल डीएनए है, एंड्रोजेनेटिक, सिर्फ मेल का ही डीएनए है। तो वो कैसे होगा? ये ओवम है, फर्टिलाइजेशन के लिए यू नीड ओवम एंड स्पर्म। इस केस में ओवम एम्प्टी होता है, इसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ओवम विद नो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहां से स्पर्म आया, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसने इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद 23 ये खुद में ही डुप्लीकेट किया, 23 से 46 हो गए, ऑल मेल डीएनए,
नो फीमेल डीएनए, दैट्स व्हाई इट्स कंप्लीट मोल। तो जब सिर्फ मेल का ही डीएनए है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि फीटस बन जाए, दैट्स व्हाई नो फीटस, इट्स कंप्लीट मोल, इट्स कंप्लीट मास। ठीक है, अब बारी आती है पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल की। ये ओवम है, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है फीमेल का। एक स्पर्म आया, दो स्पर्म आए, आइडली एक स्पर्म को फर्टिलाइज करना चाहिए, या दो स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज कर देते हैं, 23, 23 और 23 इसके सब मिलके 69 हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि मैटरनल डीएनए भी है, पैटर्नल डीएनए भी है, मतलब फीटस तो बनेगा बट वो डिफेक्टिव होगा, विद मास बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल होता है। जैसे आपने लिखा है 69XXX and XXY, साथ में ये भी होगा ना XYY। हाँ, ये तो जाएंगे ना, इसमें से X जा सकता है, उसमें से Y जा सकता है, फीमेल के पास तो बस X ही होता है। तो इसलिए मैंने ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इसमें बस क्लिनिकली आपको एक चीज देखनी है, जो कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल होता है उसमें जो फीमेल होगी उसका जो एब्डोमेन मतलब यूट्राइन जो एनलार्जमेंट होगी वो मोर देन डेट होगी। डेट पे जितना यूट्राइन एनलार्जमेंट होना चाहिए उससे 20% ज्यादा उसके यूट्राइन एनलार्जमेंट होगी, क्योंकि वो फिल्ड विद नॉट विद द फीटस बट विद द मास। पार्शियल में वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप क्लिनिकली भी पता लगा सकते हो कि पेशेंट को कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है। ठीक है, और पैथोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं जब उन्होंने डीएनसी कर ली, तो P57 का रोल है। इसको याद रखने का तरीका है, पार्शियल पॉजिटिव होता है P57 के लिए, P4 पॉजिटिव, P4 पार्शियल, P4 P57, और ये नेगेटिव होता है, बस ये P57 नेगेटिव होता है। सिर्फ हमें P57 चेक करना है। हाँ बस, और कैरियोटाइपिंग करवाते हैं हम जानने के लिए कि 46XX है या 69 है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया कंप्लीट। तो बेसिकली पार्शियल एंड कंप्लीट को आप रेडियोलॉजिकली एंड कैरियोटाइपिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हो। रेडियोलॉजिकली, हिस्टोपैथोलॉजिकली एंड हाँ IHC, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री एंड IHC लगा दोगे ना P57 के लिए, और कैरियोटाइपिंग। ठीक है, अब एच मोल की आपके पास कोई फीमेल आ गई है तो हाउ यू विल ट्रीट, आइदर गो फॉर डीएनसी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज और हिस्टेरेक्टमी इफ द पेशेंट डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद आप मेन होता है एच मोल में ये प्रोसीजर है डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट। नाउ मॉनिटरिंग, यूजुअली डीएनसी करने के 9 वीक्स बाद बीटा एचसीजी शुड बी नॉर्मल। ठीक है, 9 वीक्स के बाद बीटा एचसीजी शुड बी नॉर्मल। 6 मंथ वाला फंडा मैं एक्सटेंडेड बता रहा हूं, यूजुअली आप 9 वीक्स तक इजीली वेट कर सकते हैं। हाँ, कि हाँ ठीक है, कई पेशेंट्स में टाइम लग जाता है, तो 9 वीक्स, बाय द एंड ऑफ 9 वीक्स बीटा एचसीजी शुड बी नॉर्मल। जैसे आफ्टर डिलीवरी कुछ टाइम लगेगा बीटा एचसीजी जाने में भी, तो इतने टाइम तक आप यूजुअली वेट कर सकते हैं। बट हम डीएनसी कराने के बाद हम पेशेंट का यूजुअली वीकली बीटा एचसीजी करा लेते हैं कि कहीं वो इंक्रीज तो नहीं कर रहा है इन दैट केस। ठीक है, तो हम 1 to 2 वीकली बीटा एचसीजी कराते रहते हैं, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए हम तब तक कराते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही वो नॉर्मल आएगा उसके बाद हम एवरी 3 मंथली कराते हैं, 3 मंथली 2 बार, तो ताकि 6 मंथ और कंप्लीट हो जाएं। 6 मंथ्स तक हम पेशेंट को ओसीपीज पे डाल देते हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए और बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी की वजह से शूट ना कर जाए। ये भी जरूरी है क्योंकि हम तो पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हम उसको ओसीपी पे डालते हैं और स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं द पेशेंट शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट।
और अगर बीटा एचसीजी बढ़ता है तो फिर हमें उसको जीटीएन कंसीडर करके कीमो देनी पड़ती है। ठीक है। और एक बाय चांस इन एनी केस अगर कोई पेशेंट कंसीव कर ले एट दैट टाइम, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। देन वी हैव टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। अगर वो प्रेग्नेंट ही होगी तो फिर तो हमें, अब अगर पेशेंट वांट्स प्रेगनेंसी तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड में स्कैन करते रहेंगे। हाँ, नॉर्मल आप तो अगर नॉर्मल हो गई बाय द लक तो नॉर्मल, नहीं हुई तो आइडली तो पेशेंट को प्रेग्नेंट नहीं होना है, नहीं तो हम अबॉर्शन करेंगे, फिर दिक्कत है, वो पता नहीं प्रेग्नेंट हो ना हो। हाँ, second इट्स अ सेकंड, मतलब वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। नहीं, बट अगर वो हो गई है तो हमें कंटिन्यू कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड तो हम करा ही रहे हैं, उसमें हम पता कर लेंगे हाँ। कि एच मोल है या नहीं है। वही वही वही। इसमें एक और टर्म आती है, हाइपर ग्लाइकोसाइलेटेड एचसीजी। यूजुअली हम हमेशा, आपने देखा होगा, हम एचसीजी टेस्ट कराते हैं। एक बात बताइए, जो बीटा एचसीजी करा रहे हैं उसका वीकली या बाई वीकली, तो हम तो पढ़ते हैं ना अदर कंडीशंस में भी बढ़ जाता है, लिवर की और ये सब की, तो वो सब नहीं बढ़ता, बीटा एचसीजी का सिर्फ एक ही रूट है। बीटा एचसीजी नहीं बढ़ता। बीटा एचसीजी के कुछ रूट्स हैं, जैसे आपका एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है तो वो उससे क्रॉस रिएक्ट करता है एचसीजी एसए से। किसी का एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ है तो हो सकता है उसकी गलत रिपोर्ट आए कि इसका बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ है, बट रियलिटी में बढ़ा नहीं होता। ठीक है, फिर एक होता है पिट्यूटरी, कोई पिट्यूटरी के थ्रू बढ़ सकता है, तो हमें इन सबको रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई और कंडीशन है तो बढ़ जाएगा, नहीं नहीं। तो एचसीजी जो होता है वो आपने देखा होगा, अल्फा एचसीजी, बीटा एचसीजी। बीटा तो हम तभी बोलते हैं ना क्योंकि कुछ अल्फा तो है। कराते हैं, हाँ। हाँ कुछ अल्फा है तभी तो बीटा है। अल्फा इज कॉमन टू वेरियस ग्लाइकोप्रोटीन्स, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स में अल्फा हो सकता है। बीटा स्पेसिफिक होता है एचसीजी के लिए, इसलिए हम बीटा एचसीजी करा लेते हैं, क्योंकि अल्फा तो बहुत सारा क्रॉस रिएक्ट कर जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन, तो बीटा एचसीजी कैसे डिफरेंट हुआ, अल्फा सब यूनिट क्रॉस रिएक्ट कर सकती है, बट बीटा एचसीजी भी एलएच हार्मोन के साथ क्रॉस कर जाता है। तो किसी का एलएच बड़ा होगा तो वो बीटा जैसा होता है, इसलिए हमें ल्यूटिनाइजिंग। एचसीजी कराते हैं मॉनिटरिंग में, तो हमें एलएच भी कराना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये फेक बड़ा हुआ है बीटा एचसीजी, इन दैट केस, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो एचसीजी है वो हाइपर ग्लाइकोसाइलेटेड एचसीजी से डिफरेंट है। दीज आर डिफरेंट एंटिटीज, नॉट द सेम। ये सबसे बड़ी बात याद रखने की जरूरत है। बीटा एचसीजी, ये बीटा एचसीजी इज डिफरेंट फ्रॉम हाइपर ग्लाइकोसाइलेटेड एचसीजी। ये ऐसा नहीं है कि इसी एचसीजी को एक ग्लूकोज जोड़ दिया और हाइपर ग्लाइकोसाइलेटेड बना दिया हमारी बॉडी ने, ऐसा नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट हार्म, एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये जो बॉडी रिलीज कर रही है और दोनों ही जेस्टेशनल पीरियड में रिलीज कर रही है। ठीक है, दोनों ही ट्रोफोब्लास्ट से ही रिलीज होते हैं। ये तो हमारा यूजुअली जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है उससे रिलीज हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। एक ट्रोफोब्लास्ट की बाहर वाली लेयर होती है। जो हाइपर ग्लाइकोसाइलेटेड होता है ना, ये एक्स्ट्रा जो कोलोनिक विलाई है उससे बाहर एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, उससे होता है रिलीज। यूजुअली ट्रोफोब्लास्ट, ये जैसे ये है, यहाँ से कोरियोनिक विलाई बनाने का काम ट्रोफोब्लास्ट करता है, यहाँ से बीटा एचसीजी रिलीज हो रहा है। अगर इसके बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है वो रिलीज करता है आपका एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये बाहर वाली लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर वाली लेयर है ना साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो रिलीज करती है आपका, बाहर वाली लेयर एचसीजी कर रही है और अंदर वाली हाइपरग्लाइकोसाइलेटेड एचसीजी कर रही है। ठीक है,
ये डिफरेंस होता है इनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन में कि कौन कहाँ, एक्स्ट्राकोलोनिक विलाई क्या था? मतलब एक्स्ट्रा विलस, सॉरी कॉलोनिक लिख दिया मैंने इसमें, एक्स्ट्रा विलस मतलब जो ये विलाई बन रहे हैं ना इससे अलग, ठीक है। तो एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है और ये मोर सेंसिटिव होता है फॉर कोरियोकार्सिनोमा। अगर किसी पेशेंट में ये पॉजिटिव है तो वो कीमो के लिए सेंसिटिव होगा। दूसरा इसका रोल आता है क्विशेंट जीटीडी में, एक टर्म आती है क्विशेंट जीटीडी। मान लो किसी पेशेंट का एच मोल था, आपने उसकी डीएनसी कर दी, 6 महीने गुजर गए, उसका बीटा एचसीजी स्टिल चला हुआ है 200 के करीब, 200 से नीचे है बट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है बट बहुत ही कम पॉजिटिव है, माइन्यूट सा बॉर्डर लाइन टाइप, आपको पता ही नहीं चल रहा कि डिजीज है कि नहीं है। इन दैट केस यू कैन गो फॉर द हाइपर ग्लाइकोसाइलेटेड एचसीजी। अगर ये भी बढ़ा हुआ है दैट मीन डिजीज है, अगर ये नॉर्मल है तो आप पेशेंट को फॉलो अप पे रख सकते हो। तो ये रोल है इसका। बड़ा हुआ है तो हम जीटीएन डिसाइड, जीटीएन हम उसको कंसीडर करके कीमो स्टार्ट कर देंगे हम उसको। क्योंकि कई बार सोर्स का पता ही नहीं चलता। अब बारी आती है कोरियोकार्सिनोमा की। मान लो काफी गंदा बना है लेट्स अज्यूम ये एम्ब्रियो है, फीटल पार्ट्स हैं, इसकी 2 लेयर होती हैं। अंदर वाले को हम बोलते हैं एमनियोन जो उसको कवर करके रखती है, उसके बाहर होती है कोरियोन, एमनियोन एंड कोरियोन। तो जो कोरियोन है अगर उसका कोई कार्सिनोमा हो जाए तो उसको बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा। ये भी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स से बनती है, ट्रोफोब्लास्ट की ही लेयर्स बन जाती हैं, तो उससे बनती है एमनियोन एंड कोरियोन। मैंने थोड़ा ग्रो होने लगता हाँ, तो मैंने बताया ना, देखो पहले क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट की लेयर होती है बाहर की ट्रोफोब्लास्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। दिस इज सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट, दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो बाहर वाली लेयर क्या करेगी, ये यूट्रस है, इससे अटैच करा देगी विलाई बना के, कोरियोनिक विलाई बना दी और अटैच करा दिया। अंदर वाली लेयर क्या करेगी, बेबी को होल्ड करेगी, बेबी को होल्ड करेगी। अंदर वाली लेयर हाइपर एचसीजी रिलीज करेगी, बाहर वाली लेयर नॉर्मल एचसीजी रिलीज करेगी। कोरियोन बन रहा है साइटोट्रोफोब्लास्ट से, अंदर वाली लेयर से, तो उसी में तो हाइपर एचसीजी राइज करेगा जहां से बनेगा, ठीक है। तो कोरियोकार्सिनोमा समझ में आ गया। अब क्या है कि सारी जो प्लेसेंटा वगैरह बनाते हैं, ये सारे नरिशमेंट वगैरह लेते हैं, तो कोरियोनिक विलाई के अंदर ये लेयर्स घुसी रहती हैं, यहीं से ब्लड सप्लाई वेस्कुलर होता है। तो अगर कोरियोकार्सिनोमा होगा तो इस हाईली वेस्कुलर ट्यूमर, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ ब्लीड, ठीक है। और ये मेटास्टेसाइज करता है, इसीलिए 6 एंटिटीज आपके पास हैं जो जीटीएन में आती हैं, उसमें से इसको ही क्यों कार्सिनोमा बोला गया, क्योंकि ये मेटास्टेसाइज करता है। लंग्स में करता है 80% केसेस में, वेजाइना 30% केसेस, पेल्विक मैट्स हो सकते हैं पेशेंट को 20% केसेस। नहीं, पेल्विस में वैसे डेपोजिट्स हो सकते हैं, ब्रेन में 10%, लंग्स लीवर में 10%। इसलिए यूजुअली सिर्फ और सिर्फ कोरियोकार्सिनोमा में हम CMRI ब्रेन भी करवाते हैं पेशेंट्स को, और वो भी उसमें कराते हैं जिसका बीटा एचसीजी काफी ज्यादा हो, मान लो 1 लाख से भी ज्यादा बीटा एचसीजी है। ऐसे केसेस में हाईली लाइकलीहुड है कि ब्रेन मेट्स हो भी सकते हैं। तो ये तो था
कोरियोकार्सिनोमा। GTN में आपने 680 बताए थे ना, हाँ, तो कोरियोकार्सिनोमा था। हाइड्रेटिफॉर्म मोल में 2 आ गए, कंप्लीट, पार्शियल 2 हो गए, थर्ड वन इन्वेजिव मोल, हाँ, फोर्थ इज कोरियोकार्सिनोमा। बट वो GTN में थोड़ी ना आएगा हाइड्रेटेड नोड। जीटीडी में आएगा। GTN में क्या है? जीटीएन में तो 4 हुए ना, फिर 6 में से 4 बचे, 4 में से 2 हमें कोरियो है, इन्वेजिव है, एपिथेलियल है और वो प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है। 2 हमें ज़्यादा पढ़ने नहीं है। इन्वेजिव में कुछ खास नहीं है, बस मायोमेट्रियल इन्वेजन हो गया है, हो सकता है कीमो से रिस्पॉन्ड कर जाए, नहीं करेगा तो हिस्टेक्टमी कर देंगे, तो इस टाइप में उसको भी मैनेज कर लेंगे। कुल मिला के कोरियोकार्सिनोमा का हाँ। ध्यान देना है। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये आता है, बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट हमारा रोल कहाँ आता है? ये सब तो गायनी का रोल था। हम ऑन्कोलॉजिस्ट उसको देखेंगे भाई कीमो कब देनी है, हो गई मोलर प्रेगनेंसी, या फिर मैंने एक चीज और थोड़ी सी बताई थी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी जीटीएन हो सकता है। ये एक बात शायद मिस हो गई बीच में कि जीटीएन मोलर प्रेगनेंसी के बाद तो हाई चांसेस हैं, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम इंडिकेशंस की बात करेंगे कि आपने कीमो किस पेशेंट को देनी है, या आपने सर्जिकल इंटरवेंशन किस में लिए, ट्रीट किसको करना है। मोलर प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी दोनों के बाद जीटीएन हो गया पेशेंट को, ठीक है। तो अब हमें वो इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। देखो मोलर है तो आपको हाई रिस्क पे है पेशेंट जीटीएन डेवलप करने के, 20% कंप्लीट में और 5% पार्शियल में। तो आप कुछ टेस्ट कराओगे उसके, बीटा एचसीजी सिंपल, या तो 4 बार टेस्ट करा लो वीकली या 3 बार करा लो, मतलब आप तो हफ्ते हफ्ते करवा ही रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर उसके 4 बार में से 3 बार के टेस्ट प्लेट्यू है, प्लेट्यू मतलब सेम बने हुए हैं, बिल्कुल सेम रिपोर्ट आ रही है, सेम में सिर्फ ±10% का ऊपर नीचे है, तो उसको हम जीटीएन मान लेंगे। 4 में से 3 बार, और अगर 3 में से 2 टेस्ट, मतलब पेशेंट आया, आप तो हर हफ्ते टेस्ट कराते जा रहे हो बस, अगर 3 में से 2 बार ऐसा हुआ कि उसका बीटा एचसीजी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, ऑब्वियसली 10% की रेंज तो प्लेट्यू थी, 10% से ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे बोलते हैं बीटा एचसीजी राइज कर गया तब। या फिर आप, मैंने बोला ना 6 महीने तक उसका बीटा एचसीजी कराना है, अगर 6 महीने गुजर गए और फिर भी उसका बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ है तो उसको जीटीएन मान लो। हर हफ्ते टेस्ट कराते रहो। कुल मिला के पहली तो सिचुएशन अगर हो रही है तो हम तो वहां तक वेट ही नहीं करेंगे। यस, हाँ, लेकिन मान लो 6 महीने तक वेट किया आपने और स्टिल बढ़ा ही हुआ है, तब आप उसको जीटीएन मान तो लो। ऐसा हो सकता है कि बीच में कम होने लगा फिर 6 महीने में बढ़ने लगा। यस, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बीटा एचसीजी बताएगा कि जीटीएन है कि नहीं है। या फिर पेशेंट को पहली बार में ही कोरियोकार्सिनोमा था तो आपको सोचना ही नहीं है, उसको ट्रीट करना है। या फिर कोई मैट्स हैं, फिर सोचना ही नहीं है। तो ये इंडिकेशंस है मोलर प्रेगनेंसी के बाद कि आपको कीमो देनी है। अब बारी आती है नॉन मोलर। नॉन मोलर का मतलब है नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। अब एक बार बताओ, नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसे पता चलेगा कि जीटीएन हो गया? नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो आप ये भी नहीं बोलते कि एचसीजी करवाते रहना, ऐसा तो कभी कोई बोलता ही नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि यार नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद जीटीएन हो गया? उसमें पेशेंट आएगा आपके पास आफ्टर डिलीवरी एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ। प्रेगनेंसी के बाद एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग तो होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका तो एक टाइप का मीनोपोज टाइप चल रहा है, लैक्टेशन पे है पीरियड। फीमेल तो 3 से 6 महीने तक तो उसके पीरियड्स भी नहीं आने चाहिए। तो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी उसको वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है? नहीं होती है, ठीक है। और
दूसरा है कि अगर उसको कोई हिस्ट्री थी मोलर प्रेगनेंसी की, जैसे मैंने आपने खुद ही बोला कि पहले मोलर प्रेगनेंसी थी, वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसकी डिलीवरी भी हो गई, तो ऐसे पेशेंट को हाई रिस्क है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी उसको जीटीएन हो सकता है, क्योंकि पहले उसकी मोलर प्रेगनेंसी होकर अबॉर्ट हुआ था, एक बार अबॉर्शन हुआ था, फिर प्रेग्नेंट हुई थी, फिर डिलीवरी हुई थी, फिर उसको फॉलोअप पे रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अब इसको जीटीएन हो जाए। और डायग्नोस कंफर्म करने का तरीका वही है, वीकली बीटा एचसीजी और इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड करा लो, सीटी करवा लो, जो भी लगे। तो ये तो थी किस किस पेशेंट को कीमो देंगे। फिर इसके डायग्नोसिस के लिए मैंने सब बता दिया हम क्या करते हैं, वही बीटा एचसीजी, इमेजिंग, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, अगर अल्ट्रासाउंड में अब पता लग गया ना आपको, तो आप सीटीवीटी करा सकते हो मैट्स देखने के लिए, चेस्ट, एब्डोमेन, पेट भी करा सकते हैं, ये सब करा सकते हैं। हाँ, तो उसमें प्रेगनेंसी का कुछ है नहीं ना। अब इसकी स्टेजिंग होती है फीगो, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है, 1 2 3 4। हाँ, तो 1 2 3 4, 1 में क्या है, बस यूट्रस के अंदर है। 2 में क्या है, बस पेल्विस, वो क्या नाम, जेनाइटल ऑर्गन्स तक है। अगर मैट्स अलग से चले गए, क्वांटिटी में नहीं है, हाँ अलग से चले गए ना, जैसे कई बार वेजाइनल अपर में, लोअर में डेपोजिट्स आ जाते हैं, तो वो मैट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें, बट इसमें जैसे देखो स्टेज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जेनाइटल ऑर्गन्स डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहा है टू वेजाइना, तो स्टेज 2 में आएगा। अगर अलग से डेपोजिट्स आएंगे तब आएगा वो। हाँ ठीक है। 3 के अंदर लंग्स में, 4 के अंदर अदर मैट्स, सिंपल स्टेजिंग है। हाँ ठीक है। अब हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं, जो हमें रट्टा मारना पड़ता है, बट वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना नहीं ट्रीटमेंट हो सकता। सब कुछ कर लिया, बट अगर प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग नहीं पता ना, तो ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं सकता पेशेंट का। हाँ, बस ये लास्ट चीज़ है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेजिंग से ज़्यादा, मतलब स्टेजिंग का भी महत्व है, बट प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग का ज़्यादा रिलेवेंस है। क्योंकि अगर पेशेंट, ये अभी हम कुछ रिस्क फैक्टर्स बताएंगे, अगर उस रिस्क फैक्टर में 6 या 6 से कम उसको रिस्क है, तो उसे हम LR बोलते हैं, लो रिस्क। अगर 7 या 7 से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम हाई रिस्क। अगर लो रिस्क है तो सिर्फ सिंगल एजेंट दे दो, मिथोट्रेक्सेट दे दो, एक्टिनोमाइसिन डी दे दो। अगर हाई रिस्क है तो हमें मल्टी एजेंट कीमो देनी पड़ती है, इमैको या ईमा ईपी। तो ये रोल आता है बस मेनली, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिस्क इसके क्या हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे हम नंबर देते हैं। एक होता है एज पेशेंट, अगर पेशेंट यंग एज है तो 0, अगर 40 से ऊपर है तो 1, ठीक है, एज होगी। सेकंड आता है एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी, मतलब जिस प्रेगनेंसी से ये इवेंट शुरू हुआ, वो प्रेगनेंसी किस टाइप की थी। अगर मोल थी तो अच्छा है, चलो। अगर कोई डायरेक्टली अबॉर्शन था, हमें पता ही नहीं चला क्या था क्या नहीं था, ठीक है, अबॉर्शन के साथ आई। सबसे खतरनाक है अगर उसकी टर्म प्रेगनेंसी हो गई, मतलब नॉर्मल टर्म हो गया और फिर हमें पता लगा, तो दैट्स पुअर। मतलब आप देखते जाओ, ओल्ड एज हो जाए, टर्म प्रेगनेंसी हो जाए, तो मोल होना तो अच्छा है कि चलो सेफर साइड, ठीक है। फिर इंटरवल फ्रॉम इंडेक्स प्रेगनेंसी, कि उस प्रेगनेंसी के बाद कितने महीने गुजर गए। अगर पेशेंट आपके पास जल्दी से आ गई है 4 महीने में ही,
तो ठीक है, 4 से 6 महीने में पुअर है, 7 से 12 महीने में और पुअर है, और 0 1 2 सॉरी ये 4 ही होता है, 3 नहीं होता, और 12 महीने से ऊपर ही हो गए। मतलब प्रेग्नेंट होने के अगर 1 साल बाद कोई दिक्कत आ गई है, उसने ज़्यादा गैप आ गया, तो और ज़्यादा पुअर रिस्क है। काइंड ऑफ उस कैटेगरी में आएगा कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मोर देन 12 मंथ में कैसे आएगी फिर वो। नहीं, मोलर प्रेगनेंसी के बाद किसी ने डीएनसी कर दिया, आपके बाद 1 साल बाद आ रही है पेशेंट। किसी और कंप्लीटली ठीक है, समझ गई। नहीं, ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो भी तो पुअर है, उस 1 साल तक बैठी रही वो। हाँ, अभी हमारे पास भी एक पेशेंट आई थी, वो बीच में 6-7 महीने का गैप दे के आई है। उसको डायग्नोज हो चुका था, बता दिया उसको डायग्नोज हो गया था, सब हो गया था, उसने कीमो भी ले ली थी, उन्हें खुद ही छोड़ दी कीमो वीमो। तो अब ऐसे आप उसका कभी भी कैलकुलेट करने लगोगे तो उसका पीरियड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर बारी आती है आपका एचसीजी लेवल कितना है प्री ट्रीटमेंट। आपने कोई ट्रीटमेंट करा नहीं है, इनिशियली उसका एचसीजी लेवल कितना है, 1000 है तो ठीक है, चलो 1000 से कम है मतलब। फिर 1000 से 10,000 है, फिर 10,000 से 1 लाख है, मतलब हर एक में 1-1 जीरो बढ़ता जा रहा है। 10,000 से 1 लाख है और 1 लाख से ज्यादा। मैंने बताया ना, अगर 1 लाख से किसी का बीटा एचसीजी क्रॉस कर जाए ना, आपको कोई रिपोर्ट दिख जाए, हाई सस्पिशन हो सकता है कि इसको कोरियोकार्सिनोमा हो। इतना तो कोरियो में ही जाता है, फिर या तो प्रेगनेंट ही हो फीमेल की, भाई प्रेगनेंसी में चला गया किसी का, बट इतना ज्यादा हो जाए तो फिर हाई सस्पिशन की कोरियोकार्सिनोमा, या कोई जर्म सेल ट्यूमर हो चला गया इतना हाई। प्रेग्नेंट भी है, बहुत ज्यादा एक्सेस में बीटा एचसीजी राइज है, तब भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, कि उसको साथ में जीटीएन तो नहीं हो गया। हाँ, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है उसका ट्यूमर साइज। लार्ज ट्यूमर साइज है कुछ, ट्यूमर साइज कितना है, 3 सेंटीमीटर से छोटा है। ठीक है, इसमें हम यूट्रस को भी कैलकुलेट करेंगे कि यूट्रस का टोटल पूरा ही ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर से भी छोटा है, 3 से 4 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये 2 में आ जाता है। फिर मैट्स कहाँ कहाँ हैं, सबको पता है, लंग्स है तो नॉर्मल है, चलो ठीक है। स्प्लीन और किडनी, इसमें भी जा सकते हैं। कल डॉक्टर त्यागी बोल रहे थे ना, स्प्लीन में मैट्स नहीं जाते। कल के ही टॉपिक में था, हाँ, है ना, राइट। तो कल ही आंखें खुल सकती थी। ठीक है, You are under सीसीटीवी कवरेज। yes, अब हम याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, हम पढ़ते तो थे, इनके पल्सिडाइड मैट्स होते हैं ना, और कहाँ जाते हैं? Bleed भी कर स्प्लीन- सकते हैं कहीं हाँ, भी। स्प्लीन में, किडनी में, हाँ। पल्सिडाइड में कोरियोकार्सिनोमा आता था। वही राइट। तो जीआईटी में जा सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट में। और फिर ब्रेन और लीवर, ब्रेन और लीवर में मतलब काफ़ी पुअर है। ठीक है, अब फिर 7th आते हैं नंबर ऑफ मैट्स। उसको जो मैट्स हैं वो कितने हैं, 0 कोई मैट्स ही ना हो, 1 to 4 सिर्फ 4 मैट्स हैं, 5 से 8 हैं, या 8 से भी ज़्यादा हैं नंबर ऑफ मैट्स। फिर बारी आती है, जैसे हमारे पास जो पेशेंट आई थी, प्रीवियसली फेल्ड कीमो। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अभी ये पेशेंट आई थी फेल्ड कीमो, कोई फेलियर नहीं हुआ, कोई फेलियर नहीं हुआ, एक ड्रग फेल कर गई, और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा फेल कर गई। तो हमारे पास जो पेशेंट आई थी ना, उसको 2 बार मीथोट्रेक्सेट फेल कर गया, 1 बार एक्टिनोमाइसिन डी भी फेल कर गया। एक्टिनोमाइसिन डी के सिंगल एजेंट भी है? सिंगल एजेंट, ये सिंगल एजेंट में आते हैं, तो वो दोनों ही फेल कर गए। तो कितना हाई रिस्क है उस पेशेंट को, मतलब किसी, हाँ, किसी पेशेंट को सिर्फ 7 पॉइंट पे पहुंचना है इमैको ईपी देने के लिए। एक तो उसकी कीमो फेल कर गई हो, सीधे 4 पॉइंट मिल गए। ठीक है, ठीक है, राइट। और ये हाँ। 1 साल के बाद 1 साल के बाद आई हो, खत्म, लो 8 पॉइंट इमैको ईपी।
हाँ, तो ये डिफिकल्ट काम है। चार्ट में करना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस जब करोगे तो। हाँ बस, तो अभी के लिए इतना ही। ट्रीटमेंट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।